प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश का एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों, 4 मार्च को बोर्ड पेपर में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखनी है और कॉपियां लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे कॉपी को रिप्रेजेंट करना है और बोर्ड परीक्षा में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और एक बात दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सलूशन अंत तक देख लेता है तो 4 मार्च के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही पेपर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना, अपना यहाँ पे रोल नंबर लिख देना, उसके बाद अपने यहाँ पे नाम लिख देना। और बच्चों, इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट पेपर को पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर को हल करना है। तो बच्चों, मैं आप सभी को पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे इंप्रेशन जमाना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा बोला जाता है बच्चों कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखो, ऐसा इंप्रेशन बनाओ कि आपकी कॉपी जब बोर्ड में जाए तो भैया 70 में 70 पाने वाली हो, ठीक ना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले फटाफट निर्देश को पढ़ लेते हैं कि निर्देश में क्या लिखा गया है। सबसे पहले पेपर को 15 मिनट पढ़ के निपट लेना है, उसके बाद से सभी क्वेश्चन को हल करना है। और ये जो पेपर होगा बच्चों 2 खंडों में डिवाइड होगा, पार्ट ए में और साथ में पार्ट बी में। पार्ट ए में 20 MCQ रहेंगे जिनको हल करना होगा OMR पे। और बच्चों, OMR को हल करते समय आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना है और उसको किसी प्रकार के रेजर व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और पार्ट बी आप सभी को 50 नंबर का रहने वाला है। सब कुछ मैं बताऊंगा, एक एक प्रश्न का सलूशन बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ए का सलूशन देखते हैं, ठीक ना। पार्ट ए का सलूशन ये बोर्ड के पेपर में 20 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक ना। सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले यहाँ पे जो भी यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आइए बच्चों, एक एक प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक ना, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न तो ऐसे बिना पढ़े भी हल कर सकते हो, लेकिन भैया गद्यांश को पढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, पैसेंस बना करके रखिएगा और आप हम पे विश्वास करिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपका 70 में 70 पक्का हो जाएगा। आपको दूसरी वीडियो की कोई भी देखने की आवश्यकता नहीं है। पैसेज में लिखा गया है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होगा, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा। इसका हिंदी में अर्थ ये होगा कि यह हम सभी के लिए सीखने का एक बड़ा सबक होता है कि सभी मामलों में 2 चरम सीमाएं एक जैसी होती है, ठीक ना। लिखा गया ना, ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम आर लाइक, मतलब सभी चरम सीमाओं में 2 सीमाएं एक जैसी होती है। आगे लिखा गया द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, मतलब दोनों चरम सीमाएं अत्यधिक सकारात्मक अथवा अत्यधिक नकारात्मक हमेशा दोनों समान ही होते हैं। पॉजिटिव मतलब भैया सकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब दोनों चरम सीमाएं क्या होती है भैया, दोनों का रिजल्ट जो होता है सेम ही होता है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, मतलब किसी भी अगर प्रकाश का अगर वाइब्रेशन कंपन कम होगा तो भैया हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। वी डू नॉट सी देम, ठीक ना। नार वी डू नॉट सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, जब प्रकाश का वाइब्रेशन कंपन ज्यादा होगा तभी हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। सो विद साउंड, इसी प्रकार से आवाज के साथ भी ऐसा ही होता है कि व्हेन वेरी लो इन पिच, जब किसी भी साउंड का पिच जब लो होगा, वी डू नॉट हियर इट, हम किसी भी साउंड को सुन नहीं पाएंगे। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट, जब किसी भी साउंड का अगर साउंड ज्यादा हो जाएगा, पिच ज्यादा हो जाएगा, फिर भी हम उसका आवाज को सुन नहीं पाएंगे। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। अब देखो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मतलब कहने का सेंस क्या होगा, समझिएगा कि जब हम बहुत ऊंचा कुछ करते हैं, ठीक ना, समझिएगा ध्यान। प्रतिरोध और अप्रतिरोध के बीच में केवल नेचर का ही अंतर होता है। आगे बच्चों लिखा गया वन मैन डज नॉट रजिस्ट, एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो इसको रजिस्ट नहीं कर पाता है, सह नहीं पाता है, बिकॉज ही इज वीक, वह कमजोर है, लेजी है, एंड कैन नॉट बियर, ठीक ना। द अदर मैन नोज, दूसरा व्यक्ति जानता है, दैट ही कैन स्ट्राइक, वो किस प्रकार से इसको स्ट्राइक कर पाएगा,
an irreversible blow if he likes. Yet he not only does not strike but blesses his enemies. ठीक ना? The weak who shows non-resistance is oppressed while the stronger one commits a sin if he offers resistance. तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, माने इसका मतलब क्या होगा, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर भी वह केवल प्रहार नहीं करता है बल्कि अपने शत्रुओं को आशीर्वाद देता है। जो कमजोर व्यक्ति प्रतिरोध और नहीं कर पाता है उस पर अत्याचार किया जाता है, जबकि जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो प्रतिरोध करता है और वह पाप करता है। इस प्रकार से मैंने आप सभी को पूरा यहाँ पे अर्थ बता दिया। अब बच्चे हम आते हैं, समझते हैं कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। हम किसी भी आवाज को कब नहीं सुन पाएंगे? इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी या बोथ ए एंड बी। तो बच्चों बताओ हम किसी भी साउंड को कब नहीं सुन पाएंगे? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। जब इसका जो पिच होगा ज्यादा हाई हो जाएगा तभी नहीं सुन पाएंगे और ज्यादा लो हो जाएगा तभी भी हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों आगे हमारे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा कि द टू एक्सट्रीम आर ए लाइक मीन्स, माने कोई भी आपका चरम सीमा होता है उसका दो पहलू होते हैं। क्या क्या होते हैं कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, ये तो भैया गलत हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये भी गलत हो जाएगा। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, हम दोनों सिचुएशन में मैंने समान तौर पे रिजल्ट प्राप्त करते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भैया पैसेज में यही तो बात बताया जा रहा है कि अगर हम साउंड का पिच अगर ज्यादा हाई करेंगे तभी नहीं सुन पाएंगे और ज्यादा लो करेंगे तभी भी हम उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अच्छा, स्लो का उल्टा क्या होगा? स्लो का उल्टा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे रजिस्ट, रेपिड, लेजी या स्ट्राइक। तो स्लो का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? स्लो का उल्टा हो जाएगा रेपिड। स्लो मतलब होता है धीमा और रेपिड मतलब क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब बच्चों 4 से लेकर 8 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको ध्यान से बताना है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आई डैश देयर विद माई पेरेंट्स। आई अब बताओ यहाँ पे डैश के आसन पे क्या होगा? विल को होगा कि वेंट होगा कि हैड कौन होगा कि सभी होगा? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सभी हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे हो जाएगा आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स। इसका मतलब क्या होगा कि मैं अपने माता पिता के साथ वहां जाऊंगा। अगला देखो बनाओ आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स। इसका क्या होगा कि मैंने अपने माता पिता के साथ वहां पर गया। आई हैड गोन देयर विद माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ वहां पर गया था। यानी कि सभी के सभी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे। इसलिए ए और बी और सी तीनों के तीनों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। एक एक प्रश्न का सलूशन देखेंगे भैया। पूरा थोड़ा सा वीडियो अधिक बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा बनेगा, लेकिन परेशान मत होना। 70 में 70 दिलाने वाली वीडियो है। आप हम पे भरोसा रखे हो, ठीक ना? जब भरोसा किया हो तो भाई पैसेंस रखो। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। जब आप किसी नई नई चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको एक शब्द में क्या बोला जाएगा? कॉशियस या कॉन्शियस या केयरलेस या क्यूरियस। तो क्या बोला जाएगा बच्चों? क्यूरियस हो जाएगा। क्यूरियस कहने का सेंस यहाँ पर हो जाएगा जिज्ञासु। क्यूरियस मतलब क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। और जिज्ञासु किसको बोलते हैं? जो नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अब बच्चे हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है रीअरेंज करने के लिए आता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे देखो एक रीअरेंज इसको करना है, लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। तो बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। मेरा जो भाई है ना अपने खिलौनों को बांटने में ज्यादा उसको पसंद आता है, ठीक ना? पसंद करता है या प्यार करता है, ठीक ना? यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों एक एक प्रश्न का सलूशन देखेंगे और पार्ट बी में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखोगे भैया आप 70 में 70 स्कोर कर जाओगे। पूरा मैं तरीका से बताने वाला हूं, पैसेंस बना करके रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। माने देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कोई एक ऑप्शन गलत है, माने उसकी स्पेलिंग गलत है। आपको सही चुन करके लिखना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, वही आपको टिक करना होगा। अबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस या एक्विटेंस। तो बच्चे यहाँ पे देखो अबेंडेंस की स्पेलिंग गलत लिखा गया है, DANC होना चाहिए, यहाँ पे DENC लिख दिया गया है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। उसने डूबती हुई लड़की को कुएं से निकाला, ठीक ना? कुएं में से निकाला। अब बताओ ही जम्प्ड, उसने छलांग लगाई
कहाँ पर? तो डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए। तो बताओ जम्प्ड इनटू द वेल होगा कि इन द वेल होगा कि फ्रॉम द वेल होगा कि एट द वेल होगा? तो बच्चों क्या हो जाएगा? ही जम्प्ड इनटू द वेल हो जाएगा। वह कुएं में कूद पड़ा, उसने कुएं में कूद पड़ा। क्यों क्यों भैया? लड़की को, डूबते हुई लड़की को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या करना है? सबसे पहले इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके सारे प्रश्नों को हल करना होगा। आइए बच्चों समझते हैं। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह बहुत ही सुंदर थी। ठीक ना? आगे लिखा गया है, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबीज डकलिंग्स who were beaten to death by the father because they quaked too much। अब देखो यहां से लेकर यहां तक अर्थ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा कि यह एक माँ बत्तख और एक पिता हंस के साथ 3 बच्चे बत्तखों के बारे में था जिन्हें पिता ने काट कर मार डाला था। क्यों? क्योंकि वे बहुत अधिक चिल्लाते थे, ज्यादा शोर करते थे। क्वेक्ड टू मच, ज्यादा शोर मचाते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट वे। अब देखो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा। सौभाग्य से श्री किसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। ठीक ना? मजाक को सही तरीके से लिया। आगे समझते हैं। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड द सेवरल अदर क्लासेस एज वेल एज। ठीक ना? अब बच्चों यहां से यहां तक अर्थ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कक्षा में कविता को पढ़ी, अपनी टिप्पणियां जोड़ी और कई अन्य कक्षाओं में भी, ठीक ना, कई और कक्षाओं में भी इस बात को जोड़ा गया। ठीक ना? सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब बच्चों इसका अर्थ क्या होगा? तब से मुझे बात करने की अनुमति दी गई और कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं सौंपा गया था। इस प्रकार से बच्चों मैंने पूरा डिटेल में चर्चा कर दिया। अब आइए बच्चों समझते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। इन एनिस पोयम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज। अच्छा, एनिस के पोएम में डकलिंग किसको बोला जाता है और फादर स्वान किसको बोला जाएगा? ये सिंबलाइज किसको कर रहा है आपको बताना है। चिल्ड्रन एंड फादर स्वान, ठीक ना, पेरेंट्स, एनिस एंड मिस्टर किसिंग, एनिस एंड नेबर्स, या क्लास एंड स्कूल। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे डकलिंग्स बच्चों को बोला गया, चिल्ड्रन को बोला गया, उनके बच्चे हैं, और फादर स्वान क्या हो जाएंगे? उसके पेरेंट्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। मिस्टर किसिंग अपना होमवर्क क्यों पहले कर लेते थे, बताइए। ही हेटेड हर, एनी वाज पुअर इन द मैथ, एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एनी टॉक टू मच इन द क्लास। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एनी वाज पुअर इन द मैथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। अब की बार 4 मार्क्स के पेपर में यही क्वेश्चन छपने वाले हैं भाई, ठीक ना? पूरा ध्यान से देखना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया समझिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल। मंडेला ने कितने सालों तक जेल में गुजारा था आपको बताना है। 27, 32, 30 या 39। तो मंडेला ने अपना जो जीवन था, अपना जो समय था, 27 वर्षों तक जेल में बिताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 27 ईयर्स जेल हो जाएगा। मार्शियर इज अ डैश फाउंड इन द कर्ज। देखो यहाँ पे लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, या स्मॉल ब्रेकिश वाटर फिश, लार्ज ब्रेकिश वाटर क्रिएचर। तो बच्चों बताओ महाशियर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश होगा ना? महाशियर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन द कार्ज हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चा, ध्यान से समझिएगा कि द बस कंडक्टर वाज अ डैश मैन। बताना भैया कि बस कंडक्टर किस प्रकार का आदमी था। तो बच्चों ये आपका सिलेबस का ही क्वेश्चन है। जॉली मैन था, रूड मैन था, या सेल्फिश मैन था, या स्ट्रेंज मैन था। तो द बस कंडक्टर वाज द जॉली मैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला, सॉरी यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? द बस कंडक्टर वाज अ जॉली मैन। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा कि बाबू कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप सभी के एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस पूरे स्टेंजा को पढ़ना है और पढ़ करके सारे क्वेश्चन कॉल करना है। इसमें लिखा गया डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंस योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप द स्लोचिंग, ठीक ना, एंड सीट अप स्टेट अमेंडा। देखो उसकी मम्मी है ना, अमेंडा की मम्मी समझा रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा तुम अपने
नाखूनों को दांत से मत काटो, ठीक ना। अमेंडा तुम अपने सोल्जर्स को मत हिलाओ, अमेंडा तुम सीधे खड़े रहो, आराम से रहो, ज्यादा हिला डुलो मत, ठीक ना। इस प्रकार से उसकी मम्मी समझा रही है। अब क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। इसका वक्ता कौन है, इस लाइन को कौन बोल रहा है आपको बताना है। अमेंडा बोल रहा है, अमेंडा तो भाई सुन रहा है, हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड्स या हर नेबर्स। तो बताओ बच्चों इस पूरे पंक्ति में किसने बोल रहा है, अमेंडा को। अमेंडा को कौन समझा रहा है, उसके मम्मी पापा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, हर पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। बिल्कुल यही क्वेश्चन छपेंगे भाई, ठीक ना, भरोसा रखिए। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, मैंने जो भी वक्ता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन क्या है। अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल्स, अमेंडा रिमेन्स अनटाइडी, या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर, या ही वांट टू स्कोल्ड अमेंडा। तो बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके मम्मी पापा ये चाहते थे कि अमेंडा माने उस अमेंडा का जो व्यवहार होगा बहुत अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, जो भी निर्देश दिया जा रहे हैं वो निर्देश क्या बनाए, अमेंडा को बेस्ट बनाए, ठीक ना। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 16 से 20 तक ये पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। अब बताओ बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मिस्टर पंपरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, माने मिस्टर जो पंपरे थे वो क्या नहीं चाहते थे कि ट्रिकी का माने हालत सही हो जाए, या ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, या ट्रिकी कोई प्रॉब्लम खड़ा ना करे, या ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या ट्रिकी का जो हेल्थ है उसका रिकवर तुरंत ना हो पाए, जल्दी ना हो पाए, या मिस्टर पंपरे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल दैट द डॉक्टर एंजॉयड। मिस्टर टेम्पटेशन सॉरी यहाँ पे मिस्टर पंपरे क्या चाहते थे, वो यही चाहते थे कि वो जल्दी से ज़्यादा अनाज खाए या खाना खाए और खा करके तुरंत अपना हेल्थ सही कर ले, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, अनिल टाट हरि सिंह टू। अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया था। कुक राइट एंड में नंबर्स, या राइट या कुक एंड एड नंबर्स। तो बच्चों बताओ यहाँ पे अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया था। कुक माने खाना बनाना, लिखना और नंबरों को जोड़ना। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब चलिए बच्चों आगे समझ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द बुक गिफ्टेड टू अल्ब्राइट बाई हिज मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, या द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, या द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो अल्ब्राइट की माता के द्वारा किस किताब को उसको गिफ्ट किया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा। मैंने मटिल्डा के बारे में, मटिल्डा जो लेडीज थी उसके बारे में किस कथन को सही ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है। रिच थी, रिच तो बिल्कुल भी नहीं थी, ब्यूटीफुल थी और फैशनेबल थी। यहाँ पर रिच नहीं होगा, फैशनेबल, एम्बिशंस मिडिल क्लास, एम्बिशंस मिडिल क्लास या सेटिस्फाइज, रिच डिससेटिस्फाइज या एम्बिशंस। तो बच्चों जो मटिल्डा थी वो किस प्रकार की लेडीज थी, फैशनेबल थी, एम्बिशंस थी, ठीक ना, उसके बाद से मिडिल क्लास की लड़की थी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करेंगे खंड ब यानी कि पार्ट सॉरी यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था, ठीक ना। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू, ठीक ना। हर मदर वांटेड टू हर गेट एजुकेटेड, एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, या इट इज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। बच्चों बताओ यहाँ पे उसकी मम्मी पापा बोली को क्यों स्कूल भेजना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो बड़ी होकर के क्या बने, एक एजुकेटेड नारी बने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे पार्ट बी का सोल्यूशन। पार्ट बी में बच्चों यहाँ पे देखो रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, फिर यहाँ पे ग्रामर आता है, फिर यहाँ पे लिटरेचर आता है। मैं एक एक सेक्शन आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक ना। और बोर्ड में कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं पूरा तरीका बताऊंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने ये बोला था कि भैया थोड़ा सा पैसेंस बना करके रखिए, पूरा समझाऊंगा, पूरा एक एक प्रश्न बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा। आइए बच्चों यहाँ पे सबसे पहला रीडिंग को सोल्यूशन देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले इस पूरे पैसेज को हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक ना पूरा। उसके बाद से हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को भी हल करेंगे, पूरा आराम से हल करेंगे, देखेंगे, परेशान मत होना, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम पूरा उचित समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए लिखा गया कि व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले समझिएगा कि
जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। जो कवि है, लेखक है, बोल रहे हैं कि जब हमने न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचा था, ठीक है, जैसे मैंने पहुंचा था तो मैंने क्या देखा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि व्हाट इम्प्रेस अस, ठीक ना, दैट मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस। इसका क्या होगा बच्चों कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है इसका आकार और भव्यता। माने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ना बहुत ज्यादा तगड़ा बनाया गया था भाई, साइज बहुत बड़ा था और इसकी भव्यता पूरी तरीके से बनाई गई थी। आगे बताया जा रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर। अब बच्चों इसका क्या होगा कि इसका यह होगा वह है इसके आकार और भव्यता। क्या आपने कभी सोचा है कि वह वहां कैसे आया? माने जो कवि है, वो जो लेखक है जो वहां पर गए हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या आपने सोचा है कि यहाँ पर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कैसे इसका इंस्टॉल कर दिया गया, कैसे आ गया? समझते हैं कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इन 1869। स्कल्पचर्स फ्रेडरिक अगस्ट और बार्टोली बिगन टू प्लान हिज कंसेप्ट फॉर द मॉन्यूमेंट। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा अर्थ समझते हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर फ्रांस के लोगों की ओर से एक उपहार था, जो कि 1869 ईस्वी में मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बार्टोली ने स्मारक के लिए अपनी अवधारणा की योजना बनाना शुरू किया था। इस प्रकार से पूरा यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे अर्थ लिख देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं, पूरा समझते हैं कि बार्टोली इन्वेंटेड लिबर्टी एज a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present। अब बच्चों इसका अर्थ क्या होगा पूरा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। बार्टोली ने लिबर्टी की कल्पना एक मजबूत और गौरवान्वित व्यक्ति के रूप में की है, जो न केवल अतीत की रजस्वी ग्रीक देवी देवताओं बल्कि वर्तमान के कामकाजी पुरुषों और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार से पूरा यहाँ पे अर्थ समझेंगे तभी जाकर भैया इसका आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बकवास लग रहा होगा, लेकिन नहीं भैया, ये बकवास नहीं है। आप लोग पूरा ध्यान से समझो तभी जाकर पूरा समझ में आएगा। चलिए आगे यहाँ पे समझाया जा रहा, बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा जा रहा है ये वाला, ठीक ना, पूरा समझिएगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं यहाँ से कि फाइनली इन 1884 द वर्क वॉज फिनिश्ड। माने 1884 में जो काम था वो समाप्त हो गया था। एंड लिबर्टी वॉज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम। वहाँ पर एक समस्या खड़ा हो गया था। जब देखो ये 1884 में जब खत्म हो गया था तो यहाँ पे इतने पैकों में उसको क्या कर दिया गया, न्यूयॉर्क भेज दिया गया था। लेकिन एक समस्या आ गई थी, वाइल द फ्रेंच हैड रेस्ड ए लॉट ऑफ फंड्स टू बिल्ड द स्टैच्यू, न्यूयॉर्क had not secured the fund to build its foundation। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक अर्थ क्या होगा ध्यान से समझिएगा। एक समस्या थी, जबकि फ्रांसीसियों ने प्रतिमा बनाने के लिए बहुत सारा धन जुटाया था, न्यूयॉर्क ने इसकी नींव बनाने के लिए बहुत धन सुरक्षित किया था। लेकिन आगे समझते हैं, इट वॉज नॉट अंटिल, ठीक ना, इट वॉज नॉट अंटिल न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशंस that money become available। Finally on 28th October 1886 Americans celebrated the annual for Statue of Liberty। अब बच्चों इसका अर्थ क्या होगा ध्यान सुनिएगा। इसका अर्थ ये होगा, ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि न्यूयॉर्क के एक अखबार के लोगों से दान के लिए आग्रह नहीं किया गया कि पैसा उपलब्ध हो गया। अंततः 28 अक्टूबर 1986 को, ठीक ना, अमेरिकियों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अनावरण का जश्न मनाया, यानी कि क्या भैया सेलिब्रेट किया, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को मैंने पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने चर्चा कर दिया। और ये बच्चों समझते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे ध्यान से। जिन बच्चों को ये पैसेज पूरा समझ में आ गया होगा वो आंसरिंग आराम से कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि हु डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोमन गॉड के बारे में लिखा गया था, मैंने क्या बताया था। जिन बच्चों को पैसेज समझ में आ गया वो तो आसानी से कर लेंगे। इसमें लिखेंगे कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स अ रोमन गॉडेस। जो भी आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है क्या करती है भैया, एक रोमन गॉडेस को, माने रोमन की देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करती है।
अगला आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझिएगा कि व्हाट इज द मीन्ट बाय अंडरलाइन पोर्शन। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका यहाँ पे देखो डार्क किया गया है, अंडरलाइन किया गया है कि लाइबिलिटी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेड्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक अर्थ क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक अर्थ क्या होगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि द मीन ऑफ अंडरलाइन पोर्शन इज दैट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी ह्यूज एंड दैट्स व्हाई इट्स पैक्ड इन पीसेस ऑन 240 क्रेड्स एंड सेंडेड टू द न्यूयॉर्क सिटी। इस प्रकार से आप सभी को लिखना होगा पेपर में, ठीक ना। अगर आप इसी तरीके से लिखते हो भैया तो पूरा 70 में 70 मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैच्यू। अमेरिका जो था इस स्टैच्यू को इंस्टॉल करने के लिए, खड़ा करने के लिए किस प्रकार से धन को कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था, आपको बताना है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा कि न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशन दैट मनी बिकम अवेलेबल। मैंने न्यूयॉर्क जो एक न्यूज़पेपर था इस खबर को फैला दिया था, ठीक ना, पूरा रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, डोनेशन के लिए, बिकॉज अवेलेबल हो पाए धन। सो नाउ दिस स्टेप दे गेट मनी फॉर इंस्टॉल द स्टैच्यू। इस प्रकार से जो लोगों से धन इकट्ठा हो पाया, उसी धन से क्या हो गया, स्टैच्यू खड़ा हो पाया था। ओके, चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, ध्यान से सुनिएगा। अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। अच्छा, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे देखो एक शब्द आया हुआ है इम्प्लोर्ड, ठीक ना। इम्प्लोर्ड का मतलब क्या होता है, वही होता है जो रिक्वेस्टेड का मतलब होता है, ठीक ना, किसी से आग्रह करना, ठीक ना, लोगों से आग्रह करना। तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मीन्स क्या होता है भैया, इम्प्लोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। ओके, अब चलिए बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है राइटिंग से। राइटिंग वाला सेक्शन 4 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, तो भैया हमको दिक्कत नहीं करना है, पूरा 70 में 70 चाहिए मेरे को, एक भी नंबर नहीं करना चाहिए। 95% का टारगेट है भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। आइए समझते हैं कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भैया को एक पत्र लिखना है, हु लिव्स इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में रहते हैं। शेयरिंग योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग को शेयर करना है। अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, किसके बारे में, जब आप घर पे और उनको मिस कर रहे हो, तो इसके बारे में आप सभी को क्या करना है, एक पत्र लिखना है, ठीक ना। या अगर ये आपको ये नहीं आ रहा तो आप इसके बारे में लिखिए कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अपने स्कूल के, कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके बारे में, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए। टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, दैट कि द वाटर टैंक, जो आपका पानी का टंकी है, इन द स्कूल में है, आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, जो पानी का टंकी है प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे सफाई नहीं की जा रही है। तो दोनों में से किसी एक को आप सभी को बढ़िया तरीके से लिखना होगा, तभी जाकर के भैया पूरे नंबर मिलेंगे। आइए बच्चों समझाते हैं आप सभी को कि बोर्ड परीक्षा में टॉपर आप सभी का लेटर राइटिंग कैसे हल करते हैं, ठीक ना, पूरा डिटेल में समझते हैं। इस प्रकार से लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, इसमें लिखना होगा इंदिरा गांधी, इंदिरा नगर, ठीक ना, इंदिरा नगर दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड लिख देना और यहाँ पे डेट वगैरह भी लिख देना। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या करना, जिस प्रकार से यहाँ पे आपको लेटर लिखना होगा, पत्र लिखना होगा, तो यहाँ पे उसका एड्रेस दे देना, ठीक ना। इस प्रकार से इसमें लिखेंगे कि डियर ब्रदर, अपने भाई को लिख रहे हैं ना, इसमें लिखेंगे कि डियर ब्रदर, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू आर डूइंग वेल, आप अच्छे होंगे इन दिल्ली में। एंड हाउस योर जॉब गोइंग ऑन देयर, आप ये बताओ कि आपका जॉब कैसा चल रहा है। मी एंड मम डैड आर ओके हेयर, मैं, माता और पिता यहाँ पर सभी लोग अच्छे हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ टू यू, आपके लिए। बिकॉज, क्यों, क्योंकि वी आर मिसिंग यू, हम सभी आप सभी को मिस कर रहे हैं। स्पेशली आई एम मिसिंग यू, स्पेशली तौर पे, सामान्य तौर पे, ठीक ना, मैं आपको ज्यादा मिस कर रहा हूँ। दैट मोस्ट, ठीक ना। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, मैं बहुत ही आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ या परेशान हूँ या एक्साइटेड हूँ, ठीक ना। टेक केयर भैया, अपना ख्याल रखिएगा भैया, सी यू सुन, जल्दी मिलते हैं। और यहाँ पे अंत में क्या लिखना होगा, योर लवली ब्रदर, और यहाँ पे अपना इस प्रकार से XYZ या कुछ भी अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो बच्चों इसी प्रकार से आप सभी को 4 मार्च को इंग्लिश के पेपर में अगर पत्र लिखते हैं तो भैया एक भी नंबर ना कटेगा। ओके, अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया 3रा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, एक एक प्रश्न के बारे में पूरा बढ़िया से चर्चा करेंगे भैया, पूरा, ठीक ना। राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, व्हेन, केयर मनी, एग्जीबिशन, क्राफ्ट आइटम्स, कौन कौन गैदरिंग, अदर स्टॉल, या ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा था, ठीक है। पूरा इसके बारे में लिखिए, या तो इसके बारे में लिखो, नहीं तो इसके बारे में लिखो कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर, सबसे पहले फिगर को देखिए, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट्स राइट एंड आर्टिकल ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको क्या करना है, इंटरनेट का लाभ लिखना है और साथ में हानि लिखना है, दोनों चीजों के बारे में लिखना होगा और पूरा बढ़िया से लिखना होगा, ठीक ना। आइए बच्चों समझते हैं
कि इंटरनेट का लाभ क्या होता है और इससे हानियां क्या क्या हो सकती हैं। पूरा इसी प्रकार से आप सभी को कॉपी को रिप्रेजेंट करना है। ऐसा बोला जाता है बच्चों की कॉपी का जितना इंप्रेशन बना करके लिखोगे नंबर नहीं करेंगे और पूरे पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से क्या लिखा गया है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेट का क्या क्या लाभ होता है। इसमें लिखा गया है इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव क्रिएशंस ऑफ माइनकाइंड। इंटरनेट जो है बच्चा बहुत ही लाभदायक होता है हम लोगों के लिए, इंटरेस्टिंग भी होता है, साथ में इनोवेटिव भी होता है, ठीक ना। आगे लिखेंगे एडवांटेज में, इट इज अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। यह सूचना और प्रौद्योगिकी का क्या भैया एक रिवोल्यूशन है, एक नया संशोधन है। लिखेंगे कि द इंटरनेट has helped the cost effectiveness and easy availability of the information। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी चीज को हम कैश देख सकते हैं और साथ में किसी भी सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह तो भैया हमारा हो गया फायदा। अब नुकसान क्या है इससे समझते हैं। नुकसान क्या इसको भी समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट अफेक्ट योर आईज। माने ज्यादा समय अगर इंटरनेट में बिताओगे तो आंखें खराब हो सकती है, ठीक ना। आगे समझते हैं क्या लिखेंगे कि पीपल यूजिंग टू मच इंटरनेट, जो लोग होते हैं ज्यादा तौर पे इंटरनेट यूज करते हैं, गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। वो माने रियल दुनिया से भाई दूर हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आगे लिखेंगे इंटरनेट इज द मीडियम फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड रिमर्स। जो इंटरनेट एक फेक रिमर्स और न्यूज फैलाने का एक माध्यम ही बन चुका है सामान्य तौर पे, ठीक ना। देख ही रहे हो पेपर लीक नहीं हो रहा है, फिर भी लोग इंटरनेट पे यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं कि ये कोड वायरल हो गया, ये पेपर लीक हो गया। इस प्रकार से लोग अफवाह फैला रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो ग्रामर का सेक्शन है, ठीक ना। पूरा ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से हल करेंगे। ग्रामर वाला सेक्शन आप सभी का यहाँ पे देख सकते हैं 6 या 10 नंबर का पूछा जाता है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखो डायरेक्ट में लिखा गया, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। 2 नंबर का पूछा गया है। कैसे हल करेंगे समझिएगा। क्या लिखा गया, द बॉयज सेड टू द टीचर। लड़का ने अध्यापक से बोला कि प्लीज गिव मी 1 डे लीव, कृपया आप मुझे 1 दिन का छुट्टी दे दीजिए। अब इसको क्या करना है भैया, इनडायरेक्ट में चेंज कर रहा है, नरेशन में इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। इसमें लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू ग्रांट हिम अ 1 डे लीव। इसी प्रकार सब कुछ बनाना है पूरा, यहां से 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। आगे समझते हैं कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव में चेंज करना होगा। हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाया। उसका कैसे करेंगे, हु किस में चेंज होता है, बाय होम में चेंज हो जाता है। तो बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, ठीक ना। आपको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि पंक्चुएट करना है कि ही राइट आई कैन नॉट केम बिकॉज आई एम इल। उसने लिखा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। अब इसको पंक्चुएट करना है, कामा वगैरह लगाना है। तो लिखेंगे ही रोट, इसमें ही कैपिटल लगाएंगे, रोट के बाद कामा लगाएंगे, ये इन्वर्टेड कामा में लिख देंगे आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। इस प्रकार से क्लोज कर देंगे, पूरा नंबर यहां से मिल जाएंगे। ओके चलिए आगे समझ लेते हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। क्या करना भैया, आप सभी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुख भी हुआ, ठीक ना। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे समझिएगा, एक एक शब्द के बारे में समझते हैं। सबसे पहला वाक्य क्या था कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। तो यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। तो एट दिस टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक मित्र केम टू मीट, मुझसे मिलने आ गया, ठीक ना। वी स्टेड, हम सभी साथ रहे, टुगेदर एक साथ रहे, ठीक ना। टिल द इवनिंग, शाम तक साथ रहे। आई वॉज हैप्पी टू मीट, मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिलकर बहुत खुश था। बट ऑल्सो फेल्ट सैड, लेकिन मैं दुख भी महसूस किया। कब, जब मैं पुस्तकालय नहीं जा पाया। तो ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो टू द लाइब्रेरी। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे ट्रांसलेशन करना है। ओके आ गया समझ में। जब समझ में आ गया हो तो भैया एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर देना भैया। और जो भी बच्चा अभी तक देख रहा है ना वीडियो को, मैं मान सकता हूँ भैया वो रियल पढ़ने वाला बच्चा होगा, तभी जाकर के वीडियो को यहाँ तक देख पा रहा होगा। तो भैया आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन आता है लिटरेचर का आता है, ठीक ना। ध्यान से समझते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन को मैंने बोला था ना, मैंने आपसे क्या वादा किया था कि भैया मैं एक एक सेक्शन को मैं पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, ठीक ना। आइए समझते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 2 क्वेश्चन कॉल करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर के रहने वाले हैं। मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। इसके बारे में लिखिए, नहीं तो इसके बारे में लिखिए हु टूक पिटी ऑन द यंग सी गर्ल।
वेयर डिड ही स्लीप द नाइट। अब देखो दोनों में से किसी को कॉल करना है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे कि द मदर सीगल, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन कॉल करेंगे, इसमें लिखेंगे कि द मदर सीगल टूक पीटी एंड द यंग सीगल, द यंग सीगल स्लेप्ट, सो गया इन द ब्रिक ऑफ द लेस स्टैंडिंग ऑन द वन लेग, क्लोजिंग वन आइज, अपनी आंखों के बंद करते हुए, एंड द अदर ही प्रिटेंडेड टू फॉल asleep, expecting sympathy from his parents, but it hardly made my difference। इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को लिख देना होगा, तभी जाकर के पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान समझिएगा कि हाउ डिड वैली सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट, या तो इसके बारे में लिखिए और इसके बारे में लिखिए कि वाई वॉज लेंचो एंग्री बिकॉज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज, ठीक ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मैंने लेंचो ने किस प्रकार से क्रोधित हो गया था, ठीक ना, पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज पे। तो बच्चों कैसे लिखेंगे ध्यान सुनिएगा, लेंचो वाले कॉल करेंगे कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो ने क्रोधित हो गया था, क्यों, विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, बिकॉज ही डाउट, उसको डाउट था, संदेह था कि दैट दे हैड टेकिंग आउट 30 पीसेस फ्रॉम द एनवलप, मैंने भैया 100 पीस मांगा था भगवान से, 70 पीस आए थे, उसको लग रहा था कि भैया जो भी 30 पीस बचे थे उसने डाकिया ले लिया है, वही शक कर रहा था, ठीक ना। चलिए अब आगे बच्चों बढ़ जाते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। अगला आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, शॉर्ट वर्ड में लिखना है कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, ठीक ना, इसके बारे में लिखिए, नहीं तो इसके बारे में लिखिए कि हाउ डिड मंडेलास आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो दोनों में से किसी के बारे में लिखना है। आइए समझते हैं भैया, किसा गौतमी के बारे में समझते हैं। तो किसा गौतमी लर्नड इन द एंड, माने किसा गौतमी जो थी वो अंत में समझ चुकी थी, सीख चुकी थी, दैट डेथ एंड बर्थ, माने जो जन्म है और मरण है, ठीक ना, जन्म और मृत्यु दोनों आर टू पॉइंट्स ऑफ द लाइफ, माने जिंदगी के दो पहलू हैं, एंड इट इज कॉमन टू ऑल, यह सब में होता है भाई, हर प्राणियों में होता है। फाइनली किसा गौतमी लर्न, इस बात को सीख चुकी थी, दैट डेथ इज द फॉर एवरीवन, जो जन्म यहाँ पे लिया है भैया वो एक न एक दिन मरेगा, ठीक है। नो वन कैन डिनाई, माने कोई भी ऐसा इस बात को अपोज नहीं कर सकता है, दिस फैक्ट को, पीपल मोर्न एंड वीप ओवर डेथ, ठीक ना, बट ओनली द वाइज एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड डू नॉट एराइज, माने जो चालाक बच्चे होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, ठीक है, वही इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, 7वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। तो भैया क्या करना, भैया 40 शब्द में क्या करना बताना है कि एक चिड़ियाघर का शेर का या बाघ का और एक जंगल के बाघ का, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, दोनों के बारे में अंतर बताना है, ठीक है। दोनों का अंतर लिखिए, 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे, और नहीं तो एक 4 लाइन की कविता यहाँ से लिख दो, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे समझेंगे पोयम, आप लोग पोयम से बना करके लिख सकते हो कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। 4 लाइन है, याद कर सकते हो भैया, 40 लाइन लिखने समझ जाओगे, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया 8वां नंबर क्वेश्चन कि सेंट्रल आइडिया लिखना होगा फायर एंड आइस पे, द ट्रीज पे, या द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो तीनों में से किसी एक के बारे में आप सभी को सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, 3 नंबर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए बच्चों समझते हैं सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, पूरा ध्यान समझते हैं। इसमें ये लिखेंगे फायर एंड आइस पे लिखेंगे कि फायर एंड आइस इज द सिंबलाइज पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी द एवरीथिंग विल एंड वन डे एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन misdeeds. The poet says that both fire and ice destructive. Fire of violent desire will put the world to on the end. तो फायर एंड आइस के बारे में इस प्रकार से लिख दो कि भैया पूरे पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका ना कटेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोनों में से किसी कॉल करना है कि व्हाट डिड द डॉक्टर टू डू केयर ट्रिकी क्योर ट्रिकी, या व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट। तो इसके बारे में लिखना होगा, 3 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आइए बच्चों समझते हैं, ट्रिकी वाले कॉल करेंगे। तो ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरियट विदाउट मेडिसिन, मतलब जो ट्रिकी था तो वो किसके द्वारा ट्रीट किया जा रहा था, डॉक्टर हेरियट के द्वारा, ठीक ना, इसके द्वारा इलाज चल रहा था, मेडिसिन चल रहा था, और सर्जरी। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट, ठीक ना, ऑफ फूड एंड द गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसने खाने के लिए क्या भी दिया था भैया, कंट्रोल करने के लिए खाना भी दिया था, साथ में यहाँ पे कुछ अमृत वगैरह भी दिए थे, ठीक ना, गेव यहाँ पे प्लेंटी वाटर भी दिए थे। ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज, उसने बोला था कि भैया ट्रिकी को ज़्यादा खेलने के लिए बोलो और एक्सरसाइज करने के लिए बोलो, विद द अदर डॉग्स, मैंने दूसरे कुत्ते के साथ, इन द सर्जरी में ट्रिकी गेन एनर्जी, ट्रिकी एनर्जी को गेन कर लेगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड,
शॉर्ट शब्दों में हल करना होगा। 4 नंबर इससे मिल जाएंगे कि व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। या तो भैया ऊपर वाला करो, नहीं तो इसके बारे में करो कि सपोज यू आर होली एंड नाउ यू आर अ टीचर, ठीक ना। राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो भैया दोनों में से किसी के बारे में लिखना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मटिल्डा के बारे में। पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा रहा है कि देखो मटिल्डा कुड दस हैव नोन दैट द ज्वेलर्स, ठीक ना, इन द नेकलेस वेयर नॉट रियल डायमंड। मटिल्डा के पास भैया रियल डायमंड नहीं थे, गुम हो गए थे। इट वुड हैव कॉस्ट हर अ फॉर लेजर, ठीक है, बहुत ही कम कीमत था। अमाउंट टू रिप्लेस इट, जो वो लौटा रही थी। मटिल्डा वुड दस हैव सेव्ड हरसेल्फ एंड हियर हस्बैंड ऑल हर ट्रबल दे वेंट ट्रफ, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को तैयार करना होगा। और बच्चों इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड में 4 मार्क्स की इंग्लिश कॉपी लिखना होगा, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।